आज सीधा सवाल में बात होगी आम बजट की, आपके मेरे हम सबके सपनों की। कल का दिन इतवार का दिन, लेकिन आम आदमी आपके लिए मेरे लिए इंतजार का दिन भी, क्योंकि लगातार 9वीं बार देश का बजट पेश करने वाली हैं निर्मला सीतारमण। उनके पिटारे में, उनकी पोटली में, वो लाल रंग की पोटली, उसमें क्या होगा? क्या हमारे अच्छे दिन आएंगे? अब आप कहेंगे कैसा बेहुदा सवाल पूछ रहे हो संदीप चौधरी, अच्छे दिन तो आ चुके हैं। देश की अर्थव्यवस्था की एक गुलाबी तस्वीर लगातार पेश की जा रही है, उसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है। हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तो बन गए हैं। हम सबसे तेज विकास कर रही अर्थव्यवस्था भी हैं। हमारी जीडीपी, हमारी विकास दर सबसे तेज है, 7.2 तक छूती हुई, और आने वाले दिनों में हम 7.5 का लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं, ऐसा आर्थिक सर्वेक्षण कह रहा है। और बाकी दुनिया में जो भी त्राहिमाम मचा हो, भारत स्थायित्व, स्टेबिलिटी दिखा रहा है, ऐसा दावा भी किया जा रहा है। और सारी दुनिया भारत को हसरत भरी निगाहों से देख रही है एज अ डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट, कि भारत में निवेश करना चाहिए, भारत के साथ साझेदारी करें। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रही है अभी ईयू के साथ, वो मदर ऑफ ऑल डील जिसे बताया जा रहा है कि भाई यूरोप के साथ संबंध हमारे बन गए, अब तो बल्ले बल्ले हो गई। पर थोड़ी रीडिंग बिटवीन द लाइंस की जाए, डेविल लाइज इन द डिटेल। इकोनॉमिक्स के बारे में कहा जाता है, जिंदगी के बारे में भी, कि जो बताया जा रहा है और उसमें अंदर खाने क्या है, जरा उसे पढ़ने की भी जरूरत होती है, वो जहमत करने की भी जरूरत होती है। तो इकोनॉमिक सर्वे में ही कुछ बातों को लेकर चिंता जाहिर की गई है कि भारत मजबूती तो दिखा रहा है, लेकिन कुछ चिंताएं, कुछ दिक्कतें मुंह बाए खड़ी हैं। और उनमें सबसे बड़ी चिंता है ये रेवड़ी। जैसे ही चुनाव आते हैं, रेवड़ियां बांट दी जाती हैं, ले जा फ्री में ले जा। और आजकल तो खटाखट नोट डलते हैं खातों में, 10-10 हजार रुपए जैसे बिहार में डले, और फटाफट वोट भी मिलते हैं, सरकार भी बन जाती है। 243 में से 200 पार सीटें लेने में एनडीए कामयाब हो जाता है। पर यह मैं नहीं कह रहा, आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि सरकार के आर्थिक सलाहकार, बड़ी मेहनत के बाद इकोनॉमिक सर्वे बनता है, वो कह रहे हैं ये देश का भट्टा ना बिठा दे कहीं, हमें पैसे की, निवेश की जरूरत है। वो निवेश अगर हम ऐसे अनचेक्ड पैसा बांटते रहे तो देश विश्व गुरु कैसे बनेगा, हम विकसित राष्ट्र कैसे बन पाएंगे 2047 तक जो हमने लक्ष्य रखा हुआ है। भारत के कारोबारी तो भारत में निवेश कर नहीं रहे, और बाहर वालों का निवेश भी लगातार घटता जा रहा है। ये मदर ऑफ ऑल डील्स वगैरह सब हो रहा है, लेकिन कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं है। मनी मेक्स द मैन रन, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। पैसे को लेकर ये पुरानी कहावतें हैं, मुफ्त में कुछ नहीं होता, ये धंधा है, धंधा, ये कारोबार है। तो इस कारोबार में आपके और मेरे सरोकार, क्या उन्हें कल साधा जाएगा? भाई कर में, इनकम टैक्स में रियायत पिछली दफा कर दी थी, सरकार कह रही है महंगाई नहीं बढ़ रही, नहीं बढ़ रही है, पर कोई चीज सस्ती भी हुई है? दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, कुछ सस्ता हुआ? पेट्रोल का एक कीमत 1 पैसा भी कम हुई है? कितने साल हो गए? या डीजल की या दूध की कीमतें कम हो गई? फल और सब्जियां क्या सस्ती मिलने लगी? हां, गाड़ी आपको सस्ती मिल गई, जीएसटी में थोड़ा बदलाव किया गया, पर जेब में पैसे आ रहे हैं क्या? असल कहानी तो वही है, या दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। आज इसी पर मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल
जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो कल का दिन बजट का दिन, 9वां बजट, लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। बजट यानी कि अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा, कितने पैसे हैं, कितने पैसे खर्च करेंगे, कितने का कर्ज और बढ़ने वाला है। और कल जो ये गुलाबी सूट अखबार वाले हैं, गुलाबी सूट काला सूट गुलाबी अखबार वाले जो हैं, वो बताएंगे कि सब कुछ बल्ले बल्ले है। फिक्की, एसोचैम, जितने तमाम चेंबर्स हैं कॉमर्स के, वो 9 में से 10, 10 में से 10, 9.5, 10 में से 9.5 ये नंबर देते हुए दिखाई देंगे कि कमाल का बजट पेश किया है और अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं जो हम हैं। हम तेजी से, विकास दर हमारी बढ़ रही है, सबसे तेज 7.2% पर बिल्कुल बढ़ रही है। लेकिन उससे आपकी और मेरी जिंदगी क्या बेहतर हो रही है? भाई सवाल तो यही है ना। हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, या हम 40वें नंबर की हों, या 100वें नंबर की हों। अगर 100वें नंबर पर मेरी माली हालत, मेरी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, उछाल है, मेरी जेब में पैसे हैं खर्च करने के लिए, मैं बच्चों को छुट्टियों पर ले जा सकता हूं, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता हूं, माता पिता का अच्छे अस्पताल में इलाज कर सकता हूं, तो भाई 100वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है कि चौथी या सबसे बड़ी, वो होता दिखना चाहिए। तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में क्या ये सारी चीजें हो रही हैं, या दरअसल हमें प्रति व्यक्ति आय देखने की भी जरूरत है और उसमें हम 140वें नंबर पर हैं। हमें यह भी देखने की जरूरत है कि प्रति व्यक्ति कितना कर्ज है, यह लगातार बढ़ता जा रहा है। जो कर्ज मार्च 2023 में 3,90,000 रुपए था हर व्यक्ति पर, वो मार्च 2025 में 2 साल में 4,80,000 रुपए हो गया। और जो 55 लाख का कर्ज था, 55 लाख करोड़ का, करोड़ रह गया आपको बताना सरकार पर। किस पर? सरकार पर। वो पिछले साल 31 मार्च 2025 को 182 लाख करोड़ हो गया था और दरअसल 225 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। और यही बात आर्थिक सर्वेक्षण में नहीं, या काला सूट गुलाबी अखबार वाले नहीं, सरकार का दस्तावेज चिंता जाहिर कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि ये तो अच्छा है कि हमारी अर्थव्यवस्था चौथी सबसे बड़ी हो गई, विकास दर तेजी से बढ़ रही है, महंगाई भी खास नहीं है, 1-1.5% दिख रही है, उस पर मैं आता हूं। पर जैसे हम रेवड़ियां बांट रहे हैं, हम निवेश कैसे करेंगे? जब तक देश में पैसा नहीं लगेगा, विकास कैसे होगा? पैसा तो है ही नहीं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, विदेशी निवेश आने का नाम नहीं ले रहा है। उसने ऐसा गोता लगाया है, और यह आंकड़ा कोई आपको बताएगा नहीं, मैं आपको बताऊं तो होश फाख्ता हो जाएंगे। अभी यह बीता नवंबर, हर महीने का आंकड़ा आपको बताता हूं। बीते नवंबर कितना विदेशी निवेश आया देश में? 9,730 करोड़, 1.1 बिलियन डॉलर। मैंने अपने प्रोड्यूसर से विशेष आग्रह किया कि ये सब बिलियन डॉलर बताते हैं, दर्शक के सर के ऊपर से निकल जाता है, इसको रुपए में कन्वर्ट करो। 1 बिलियन डॉलर, 100 करोड़ डॉलर 92 रुपए का है, तो 9,200 करोड़ का हो गया 1 बिलियन। तो 1.1 बिलियन यानी कि 9,730 करोड़ रुपए आए विदेशी निवेश में। और जुलाई में, 4 महीने पहले ही, जुलाई के महीने में 6.9 बिलियन डॉलर यानी कि 59,340 करोड़ आए थे। 59,340 करोड़, 50,000 डॉलर कम हो गए निवेश में नवंबर आते आते। बाहर वाले पैसा ही नहीं लगा रहे।
पर स्थिति यहां तक ही नहीं जाती है, रुकती है। जो ये हमारे कारोबारी हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वो भारत में पैसा ही नहीं लगा रहे। पिछले से पिछले साल उन्होंने लगभग 1 लाख करोड़ रुपया विदेश में निवेश कर दिया। ये मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। हम अपने कारोबारियों को समझा नहीं पा रहे हैं, वो यहां पैसा लगा ही नहीं रहे। और पिछले साल, ये तो बीते साल, पिछले से पिछले साल का आंकड़ा बताया, 1 लाख करोड़ के करीब का, $14 बिलियन। बीते साल $24 बिलियन, लगभग 2.25 लाख करोड़ बाहर लगा दिए। और यहां पर जो पैसा है भाई, देश में लगाएंगे, पैसा घूमेगा, पैसा घूमेगा तो और पैसा बनेगा, आपकी जेब में आएगा, मेरी जेब में आएगा। वो पैसा है ही नहीं। वो पैसा सरकार लोक लुभावन नीतियां बना रही है, सीधे सीधे पैसा जेब में डाल रही है। चुनाव आते हैं और पैसा खाते में खटाखट जाता है, नोट मिले फटाफट, और तेल निकलता है अर्थव्यवस्था का। यह आर्थिक सर्वेक्षण कह रहा है, सरकार का दस्तावेज कह रहा है, पर कौन मानने को तैयार है? अब कुछ प्रदेशों के आंकड़े आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश, जहां से ये लाडली बहन योजना की भाई 2,500 रुपए डालने हैं खाते में, 4,81,000 करोड़ का लाडली बहन योजना थी ये, 4,81,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। फिर महाराष्ट्र ने इसे लाडकी बहन बनाया, वहां पर 8,12,000 करोड़ का कर्ज है। उत्तर प्रदेश में 8,72,000 करोड़ का कर्ज है। पंजाब में अब 10 लाख तक का मुफ्त इलाज कराएंगे जी, 1,000 रुपए देने थे वो तो दिए नहीं, वहां पर 3,78,000 करोड़ का कर्ज है। बिहार का बजट 6,21,000 करोड़ का, 6,71,000 करोड़ का कर्ज है। और जो बजट में प्रावधान भी किए जाते हैं, किसके लिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि स्थायी निवेश आधारभूत ढांचे में, कोई फैक्ट्री लगाने में जो ताल ठोकी जाती है, उसका हाल क्या है? मध्य प्रदेश में 82,513 करोड़ बजट में कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाएंगे। लगाए कितने हैं? 50,508 करोड़, सिर्फ 61%। मेघालय में 30% बजट की तुलना में, छत्तीसगढ़ में 27%, पश्चिम बंगाल जहां चुनाव होने वाले हैं 39,337 करोड़ आधारभूत ढांचे में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, कुछ खड़ा करने में खर्च किया जाएगा। खर्च कितना किया? महज 9,616 करोड़, 24%। तो स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया कहां से हो जाएगा? कहां कौशल विकास होगा? किसके लिए होगा? उसका इस्तेमाल कहां होगा? आजकल एक नया शब्द चल पड़ा है, गिग वर्कर्स। ये ब्लिंकिट, जोमैटो, ये सब लोग जिनके पास पक्की नौकरी नहीं है, एक तरह से दिहाड़ी करते हैं पर किसी कंपनी में कर रहे हैं, कि गिग वर्कर्स देश को आगे बढ़ाएंगे। अब वो 10 मिनट वाला चक्कर भी खत्म हो गया कि 10 मिनट में ही सामान भिजवाना है। इनके साथ भी बिल्कुल जानवरों जैसा सलूक कंपनियां कर रही थी, और मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। पर 21 में 77 लाख गिग वर्कर थे, अब 1.25 करोड़ हो गए। आप कहेंगे अच्छी बात है, ये कमाते कितना है? 40% जो हैं, 1 करोड़ 20 लाख का 40%, यानी कि लगभग 50 लाख 15,000 रुपए नहीं कमा पाते हैं महीने में। दिन के 500 रुपए, दिन के 500 रुपए। अब सरकार कह रही है महंगाई कम हुई है, जो आंकड़े तो यही कह रहे हैं भाई, पर आंकड़े बताते कम है, छिपाते ज्यादा हैं। महंगाई 1-1.5% बता रहे हैं। 1 रुपया पेट्रोल, 1 नया पैसा पेट्रोल की कीमत में गिरावट आई है।
डीजल में गिरावट आई है, इनके चलते तो महंगाई दर बढ़ती है, ये हमें बताया जाता है ना। और तेल की कीमतें कम भी हुई, हमें कोई फायदा नहीं मिला, गैस में हमें कोई फायदा नहीं मिला, सीएनजी में नहीं मिल रहा है। आम आदमी, मैं शहरों की बात बता रहा हूं, नोएडा जैसे शहर में एक साधारण परिवार भी 2000 रुपए उसे फल सब्जियों में हर महीने, हर हफ्ते माफ कीजिएगा, खर्च करने पड़ रहे हैं, हर हफ्ते। और यहां 15,000 रुपए गिग वर्कर कमा रहा है महीने में, 8,000 रुपए की तो फुल सब्जी आएंगी। अगर एक नॉर्मल बैलेंस डाइट आप खा रहे हैं तो उसके लिए जेब में पैसा कैसे आएगा? सवाल तो यहां पर है ना। और अब टैरिफ तो लगा रखा है माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने 50%, वो तो हटने का नाम नहीं ले रहा है। अब हम चीन से दोस्ती कर रहे हैं, चीन के साथ हमारा व्यापारिक घाटा कितना है? 8,39,000 करोड़, यानी कि जितना माल उसे देते हैं और जितना हम लेते हैं, हम इतना ज्यादा ले रहे हैं कि हमें नुकसान है 8,39,000 करोड़ का चीन के साथ रिश्ते निभाने में। और देश का व्यापारिक घाटा, हम कितना माल दुनिया को बेच रहे हैं, ये मदर ऑफ ऑल ट्रेड, मदर ऑफ ऑल डील्स, बैनर हेडलाइन के साथ सारे अखबार, सारे न्यूज चैनल आपको दिखा रहे हैं, अरे यूरोप हमारा दोस्त बन गया, अब तो बल्ले बल्ले हो गई। सबक सिखा दिया हमने, किसको? अमेरिका को, अपने पुराने मित्र को। हम कितना खर्च करते हैं, यानी कि कितना निर्यात करते हैं और कितना आयात? 37 लाख करोड़ एक्सपोर्ट करते हैं, 61 लाख करोड़ का इंपोर्ट करते हैं आयात। घाटा कितना? यानी कि पैसे देने पड़ेंगे 24 लाख करोड़, और ये दिए जा रहे हैं डॉलर में। रुपया पहुंच गया 92 पर। अब कहेंगे नहीं नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी देश के लिए फायदेमंद है, निर्यात करने वालों को तो जी ज्यादा पैसा मिलेगा ना। बहुत से अर्थशास्त्री ये समझाते हैं। ये सवाल का जवाब कोई देने को तैयार नहीं पूरे एशिया में। भाई अगर सबको मार पड़ रही है और हमें भी मार पड़ी पर हम बेहतर थे, तो पूरे एशिया में जापान के येन के अलावा हमारी जो करेंसी है, यानी कि हमारा रुपया सबसे ज्यादा कमजोर, सबसे ज्यादा टूटा क्यों है? एक साल में 6.5% की गिरावट कैसे आ गई? 92 पर कैसे चला गया? पहले तंज कसे जाते थे। पुरानी सरकार में प्रधानमंत्री की उम्र घट रही है, कमजोर होते जा रहे हैं, रुपया भी कमजोर हो रहा है, अट्टहास किया जाता था। यहां 92 रुपए हो गया। 2004 से 2014 तक 29% गिरा था रुपया, 29%। और 2014 से 2024 के बीच 58 रुपए से 92 रुपए आ गया है, दुगना टूट गया। और यहां इसके पीछे सफाई दी जा रही है। अब ऐसे में जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो ये कह रहा है कि ऐसे ही चला, ये छोटे मोटे ऊंच नीच होती रहती है। सबसे दिलचस्प बात क्या हो रही थी? बड़ी खबर पिछले दिनों की क्या? सोना 1,70,000 रुपए तोला, चांदी 4.25 लाख रुपए किलो, वहां तक पहुंच गई। बाजार लगातार गोते खा रहा था, खून खच्चर हो रहा है, लाखों करोड़ रुपए डूब गए आपके मेरे आम निवेशक के, और रुपया कमजोर हो रहा है। ये कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हैं, ये समझ जाएंगी तो चलिए सब ठीक है, ये आर्थिक सर्वेक्षण कह रहा है। लेकिन ये और खराब हो गया तो पैसा कहां से लाएंगे? और इससे भी बुरे हालात होने के बजाय कुछ ऐसा अप्रत्याशित हो जाए कि पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर झूलता नजर आए। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? ऐसे में कल हमें क्या दे सकती हैं निर्मला सीतारमण? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ, बजट का पिटारा खुलेगा
आम आदमी को क्या मिलेगा? और रेवड़ी सत्ता दिलवाए, अर्थव्यवस्था का बैंड बजाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।